इम्तिहान के बाद जब आलिया ने सर उठाया तो बाहर जा चुके थे। हवाओं में गर्मी बस गई थी। नाली से ढेरों पानी क्यारी में जाता, मगर फूलों पर रौनक न आती। पत्तियां मुरझा मुरझा कर झड़ती रहती। प्यास के मारे नन्ही नन्ही चिड़ियों की चोंचें खुली रहती और चूल्हे के पास काम करते हुए करीमन बुआ के हाथ से पंखियां न छूटती। शाम को आंगन में ठंडा करने के लिए कितनी ही पानी की बाल्टियां छिड़क दी जाती, फिर भी सुकून न मिलता। सारा माहौल जल रहा था। उन बेकार वीरान और गर्म दिनों में बड़ी चची ने छम्मी के दहेज के 5 जोड़े कपड़े उसके सुपुर्द कर दिए थे। दोपहर में जब सन्नाटा छा जाता तो वह मशीन पर कपड़े सीने बैठ जाती। बड़ी चची से तो अब कुछ भी न होता था। हर वक्त बुझी बुझी सी रहती। उनका किसी काम में जी न लगता और अम्मा तो वैसे भी छम्मी को बर्दाश्त न करती। उनका बस चलता तो दहेज के कपड़ों से छम्मी का कफन सी डालती। बस एक आलिया रह गई थी जो बड़ी निष्ठा से दहेज सी रही थी और हर वक्त छम्मी के अच्छे नसीब होने की दुआएं कर रही थी। उधर छम्मी थी कि अपने नसीब की बाजी लगने से बेखबर सारे घर में उधम ढाती फिर रही थी। मंजूर की मोहब्बत ने जो जरा सी संजीदगी पैदा कर दी थी वो भी खत्म हो गई थी। बड़े चचा को देखते ही उसे पाकिस्तान का ख्याल सताने लगता। अंग्रेजों को वह बेलगाम सुनाती कि अम्मा के छक्के छूट जाते और जब सबको चिढ़ा चिढ़ा कर वह थक जाती तो फिर आलिया के पास आ घुसती। ए बचिया, ये किसके कपड़े सिल रहे हैं? हाय अल्लाह, कितने प्यारे हैं ये, कौन पहनेगा? वह इठलाकर पूछती। किसके हैं छम्मी? आलिया लरज कर बहाना करती कि कहीं सच्ची बात का पता न चल जाए। एक दुपट्टा हमें दे दीजिए, इसमें से लचका लगाकर ओढ़ूंगी। वह चुने हुए दुपट्टे को उठाकर मरोड़ने लगती। देखिए मेरा दुपट्टा कैसे लगते हो रहा है। छोड़ो छम्मी, चुनट खुल जाएगी। आलिया दुपट्टा छीनने लगती। आखिर है यह है किसके दहेज के? बेचारी बता भी नहीं सकती, जवान नहीं थकती है। जिज्ञासा से छम्मी लड़ने पर आमदा हो जाती। मैं तुमको पीटूंगी जो मुझसे लड़ी। आलिया बड़े प्यार से अपनी बड़ाई का रोप डालती तो छम्मी हंसने लगती। आज दोपहर में कितना सन्नाटा था। वो छम्मी के दुपट्टे में किरण टाक रही थी और अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हुई जा रही थी। अगर वह फेल हो गई तो क्या होगा? अगर पास हो जाती है तो ले देकर एक ही बात रह जाती है कि बीटी करे, उस्तानी बन जाए। मगर क्या वो बीटी कर सकेगी? क्या अम्मा उसे अलीगढ़ जाने देंगी और क्या मामू उसे इतने रुपए भिजवाते रहेंगे? हाई स्कूल के अहाते में आम के पेड़ों पर कोयल बराबर चीखे जा रही थी और पास के कमरे में सोई हुई नजमा फूफी के खर्राटे छत पर उठाए हुए थे। उसका जी चाहा कि वो भी सो जाए और इतने खर्राटे ले कि नजमा फूफी अपनी बेफिक्र नींद से चौंक पड़े और फिर सारी दोपहर बैठ कर काट दें। बालम आए बसो मोरे मन में। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कोई राहगीर बालम का साया तलाश करता गली से गुजर गया। वो एक लम्हे को गली में झांकी और फिर किरण टांकने लगी। कितनी सदियां गुजर गईं, मगर उन बालम साहब की सज धज में फर्क न आया। कितनों को कब्र में सुला दिया मगर खुद मौत का मुंह तक न देखा। क्या हो रहा है? जमील भैया ने आते ही पूछा। आज कितनी मुद्दत बाद वह फिर उसके पास आ बैठे थे। लो, एक और बालम साहब आ गए। आलिया बौखला कर उल्टे सीधे टांके मारने लगी। छम्मी का दुपट्टा टांक रही हूँ। वो दुपट्टे का एक सिरा पकड़कर यूं ही उलटने पलटने लगी। आलिया ने नीची नजरों से देखा कि आज फिर उनकी आंखों में पागलपन झांक रहा था और चेहरे पर थक जाने के आसार उमड़ रहे थे। हाँ, यह कौन सा जज्बा है जो इतनी झिड़कियां खाने के बाद भी खत्म नहीं होता? अच्छा, तो छम्मी बीवी का दहेज तैयार हो रहा है? वजह से बात करने के लिए बोले। हाँ जमील भैया, अभी खैर है, खूब सोच लीजिए। आलिया मारे गुस्से के जमील भैया एकदम चुप हो गए। तुम मुझे चिढ़ाकर खुश होती हो? कुछ लम्हों बाद वो बोले तो उनकी आवाज कांप रही थी। भाई हद है, आप तो जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। वह हंसने लगी। उसने सोचा बात अभी हंसी में टल जाए तो अच्छा है, लेकिन जमील भैया तो संजीदा हो रहे थे। आलिया, उन्होंने पुकारा। आलिया ने सर तक न उठाया। जरा ये दुपट्टा तो ओढ़ कर दिखाओ। उनकी आवाज जज्बात के बोझ से भारी हो रही थी। क्यों? बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बनकर कैसी लगोगी। आपकी दुल्हन के लिए भी ऐसा दुपट्टा टांक दूंगी। मेरी कोई दुल्हन नहीं, कहिए तो आपकी 4 शादियां कर लाऊं। बीवियों का क्या है, वो तो बहुत सी मिल जाएंगी, मगर मुझे मेरी दुल्हन कभी न मिलेगी। तो मेरी शादी की करने की जहमत न करो तो अच्छा है। जमील भैया की आंखों में ऐसा दुख था कि वो डूब कर रह गई। उसने दोनों हाथों से दुपट्टे को इस तरह तान लिया जैसे अब सर पर डाल लेगी। वो इस वक्त तो जमील भैया की फरमाइश जरूर पूरी कर देगी। जमील भैया उसे किस शौक से देख रहे थे। फिर एकदम जैसे वो चौंक पड़ी। उसने दुपट्टे को लपेट कर एक तरफ रख दिया और इधर उधर देखने लगी। अगर आज उसने यह दुपट्टा ओढ़ लिया होता
तो फिर यह दुपट्टा घूंघट बन जाता। वो इस घूंघट को कभी न उठा सकती। यह घूंघट उसकी आंखों पर पर्दा बनकर पड़ जाती। इस घर में एक और बड़ी चची जिंदगी की राह पर भटकने के लिए जन्म ले लेती और फिर मुल्क आजाद होता रहता। तुम यह दुपट्टा ओढ़ना चाहती हो मगर बुजदिल हो। जमील भैया फिर आपे से बाहर होने लगे। जाने किस किस्म की लड़की हो। जमील भैया साहब, आप अपनी अम्मा की जिंदगी से सबक लीजिए। किसी सीधी सादी औरत से शादी कर लीजिए और बस वह सब सह जाएगी। जमील भैया ने उसे गौर से देखा। शायद वह उसके तंज की गहराई को पार कर गए थे। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाप किस मिट्टी के बने हैं। बहरहाल ये ख्याल गलत है कि मुल्क का गम घरों के गमों से निजात दिला देता है, या सियासत में हिस्सा लेने वाले किसी से मोहब्बत नहीं करते। वह जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुम उस शख्स के दुख का अंदाजा लगा ही नहीं सकती जिसका कोई अरमान पूरा ही न हुआ हो। वह जरा देर ठहर कर चले गए, मगर आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो जवाब देना भी न चाहती थी। इस वक्त जमील भैया के सामने वो किसी ढिठाई का प्रदर्शन करने के मूड में न थी। इस वक्त उसे उसके दुख का एहसास हो रहा था, मगर उन दुखों का हल उसके बस में न था। उसने फिर से दुपट्टा टाँकना चाहा, मगर जी न लगा। ना उम्मीदियों के बोलों के बाद का सन्नाटा कितना बोझिल हो रहा था। वो बड़ी देर तक यूं ही चेतनाहीन सी पड़ी इधर उधर देखती रही। शाम को जब वो नीचे उतरी तो करीमन बुआ आंगन में पानी छिड़क रही थी। जमील भैया लोहे की कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे और बड़े चचा बरामदे में टहल टहल कर जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सुर्ख हो रही थी। बड़ी चची सबसे बेखबर तख्त पर बैठी आलू छील रही थी। बड़े चचा, आपकी तबीयत कैसी है? आलिया ने बड़े चचा के पास जाकर पूछा। सर में दर्द है बेटी। बड़ी चची ने चौंक कर अपने शौहर की तरफ देखा। करीमन बुआ, जल्दी से पलंग बिछा दो, बस आंगन ठंडा हो गया, नास जाए इस दर्द का। करीमन बुआ बरामदे में एक तरफ खड़े हुए पलंग उठा उठा कर आंगन में बिछाने लगी। बड़े चचा जमील भैया की तरफ से करवट लेकर लेट गए। आलिया को कोफ्त हो रही थी कि बेटा पास बैठा है मगर बाप को पूछता तक नहीं। कितना अरसा हो गया दोनों के दरमियान बातचीत बंद थी। तुम आज 2 दिन से घर में क्यों बैठे रहते हो? बड़ी चची ने जमील भैया की तरफ देखा। नौकरी छूट गई है अम्मा। सरकार के दफ्तरों में सियासी लोगों का गुजारा मुश्किल से ही होता है। आलिया ने जल कर जमील भैया को देखा। खूब इसी बूते पर अपनी दुल्हन की तलाश हो रही थी, उसने सोचा, और फिर जमील भैया को कटती हुई नज़रों से देखकर मुंह फेर लिया। मुस्लिम लीगियों की खपत तो अंग्रेज बहादुर के दफ्तरों ही में होती है। बड़े चचा ने करवट बदले बिना कहा। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। असल बात तो यह है कि जब कांग्रेसी सिफारिश कर देते हैं तो फिर नौकरी मिल जाती है। जमील भैया भी क्यों चुप रहते हों? बाप बेटे दोनों ही अपने अपने तंज की आग में जलकर खुद ब खुद बुझ गए और दोनों ने इस तरह मुंह फेर लिया जैसे एक दूसरे को बात करने के लायक न समझ रहे हों। आलिया ने जमील भैया को मलामत भरी नज़रों से देखा और बड़े चचा के पास बैठकर धीरे धीरे सर सहलाने लगी। अम्मा गीले बाल झटकते हुई गुसलखाने से निकल आई और सबको एक जगह जमा देखकर बड़ी बेजारी से पानदान उठाकर आखिरी पलंग पर जा बैठी। अब क्या होगा? बड़ी चची ने जमील भैया से पूछा। फिक्र न कीजिए अम्मा, एक बड़ी अच्छी नौकरी मिलने वाली है, आप सबके ठाठ हो जाएंगे। शकील की फिर कोई खैरियत मालूम हुई या नहीं? बड़ी चची ने अचानक पूछा। अम्मा, आप उसकी फिक्र न किया कीजिए, वह बड़े मज़े में है, यहाँ के सारे दुख भूल गया होगा। जमील भैया ने फिर बड़ी सफाई से झूठ बोला। उन्होंने आलिया को सारी हकीकत बता दी थी कि उन्हें शकील का पता तक नहीं मालूम। खैर, जहाँ रहे खुश रहे। बड़ी चची ने ठंडी आह भरी। बड़े चचा, आपका पलंग बड़े चबूतरे पर बिछवा दूं? खुली फिजा में दर्द कम हो जाएगा। आलिया ने पूछा। 2 अलग अलग विचारधाराएं एक जगह जमा हो जाती तो उसे डर लगने लगता। शकील के जिक्र से वो परेशान थी। जमील भैया मौके पर चूकने का नाम न लेते। हाँ, वही बिस्तर लगवा दो तो बड़ा अच्छा हो। बड़े चचा ने उसे कृतज्ञता से देखा और फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। गली में कांग्रेसी बच्चों का जुलूस निकल रहा था। वे बुरी तरह शोर मचा रहे थे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, कांग्रेस जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदुस्तान नहीं बटेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बड़े चचा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उनकी आंखें चमक रही थीं। जमील भैया हंस रहे थे और अम्मा जो बड़ी देर से चुप बैठी छालियाँ काट रही थी आखिर बोल ही पड़ी। पहले आज़ादी तो मिल जाए, फिर सब होता रहेगा। और फिर ये हिंदुस्तानी लोग पहले हुकूमत करना भी तो सीख लें। सब खामोश रहे। किसी ने भी तो अम्मा को जवाब न दिया। बाहर बड़े चचा का बिस्तर लग गया था, वो चले गए और जमील भैया फिर उंगलियां मरोड़ने लगे। जुलूस का शोर दरवाजे के करीब होता जा रहा था। छम्मी दीवानों की तरह भदर भदर करती अपने कमरे से निकल पड़ी। अगर मेरे दरवाजे के पास से जुलूस निकला तो ढेले मारूंगी। वह दरवाजे की तरफ लपकी। खबरदार जो आगे बढ़ी, बैठ जाओ चुपके से। जमील भैया जोर से गरजे और छम्मी जाने कैसे रोब में आ गई। उसने जमील भैया को घूर कर देखा और बड़बड़ाने लगी। बड़े आए बेचारे, आज ही मुस्लिम लीग का जुलूस न निकाला तो मेरा नाम भी छम्मी नहीं।
जुलूस दरवाजे के पास से गुजर गया तो जमील भैया कपड़े बदलकर बाहर चले गए। छम्मी जैसे उनके जाने का इंतजार कर रही थी। जमील भैया के जाते ही बुर्का ओढ़कर खुद भी बाहर निकल गई। आलिया उसे रोक न सकी। जमाने की बात है, पहले तो जब बीवियां घरों से निकलती तो 2-2 4-4 मामाएं साथ होती थी। करीमन बुआ यूं छम्मी के बाहर निकल जाने पर हमेशा कुढ़ा करती। आलिया ने किवाड़ों की ओट से झांक कर बाहर देखा। बड़े चचा अपने साफ सुथरे बिस्तर पर पांव फैलाए सुकून से लेटे थे और इसरार मियाँ उनके करीब आराम कुर्सी पर बैठे बातें कर रहे थे। सामने पीपल के घने पेड़ से चांदनी की रोशनी उभरती मालूम हो रही थी। आलिया का जी चाह रहा था कि वो भी बाहर चबूतरे पर जा बैठे, इसरार मियाँ की बातें सुने, उन्हें पास से देखे, वह किस तरह बोलते हैं, वह कैसी बातें करते हैं, वह जो उसके दादा की बदनीयती का नतीजा है, उनकी आंखों में कौन सी कैफियत होगी, अपने आप को पहचानने के बाद उनके चेहरे पर कैसा प्रभाव होगा, वह क्या सोचते होंगे। और जब यह सब कुछ मालूम कर लेगी तो एक बार उन्हें चुपके से इसरार चचा कहेगी, उन्हें बताएगी कि वो भी उसे बड़े चचा की तरह प्यारे हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करती है और ज़िंदगी में एक बार उनकी खिदमत करना चाहती है और वो उनके दिल से उन तमाम तीरों को खींच कर फेंक देगी जो करीमन बुआ ने पेवस्त किए हैं। वो उन्हें समझाएगी कि उनकी किसी बात का बुरा न माना करें। वह किसी की दुश्मन नहीं, वह खुद कुछ नहीं कहती। ये जालिम नमक उनसे सब कुछ कहलवाता है। आलिया बेटी एक पान खिला दो, बड़ी चची ने फरमाइश की तो वो तख्त पर आ बैठी और पानदान खोलकर पान बनाने लगी। वो बाहर चबूतरे पर जाकर नहीं बैठ सकती। उसे अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा था। मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ें आ रही थी। उसने एहतराम से साड़ी का पल्लू सर पर डाल लिया। करीमन बुआ जल्दी जल्दी लालटेनें जला रही थी। अल्लाह शकील को खैरियत से रखियो, बड़ी चची दोनों हाथ फैलाकर दुआ करने लगी। वो उस वक्त कितनी दुखी और ममता से भरपूर नजर आ रही थी। हर तरफ अंधेरा छा गया था मगर छम्मी अब तक घर नहीं लौटी थी। आलिया को खामखा फिक्र हो रही थी। वैसे घर में और किसी ने न पूछा कि वह कहाँ है। जरा देर बाद छम्मी आई तो मुँह सुर्ख हो रहा था, सांस फूली हुई थी। ए बजिया, मैंने ऐसा शानदार जुलूस तैयार कराया है कि आप देखती रह जाएंगी, बस जरा देर में इधर से गुजरने वाला है। अजरा की अम्मा ने झंडा बनाया, ताहिर की अम्मा ने एक बोतल मिट्टी का तेल दिया था, मैंने मशाले तैयार की, सारे मोहल्ले के लड़कों को जमा कर दिया है। हाय बड़े चचा देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने सारे बच्चों को समझा दिया है कि मेरे दरवाजे पर आकर खूब नारे लगाना। छम्मी एक ही सांस में सब कुछ कह गई और फिर बुर्का फेंक कर जुलूस के इंतजार में टहलने लगी। खुशियों का कोई पैमाना इस वक्त छम्मी की मसरत को नहीं नाप सकता था। आलिया ने उसे कोई जवाब न दिया। वो परेशान हो रही थी कि कहीं यह नन्हे मुन्ने बच्चों का जुलूस घर में फसाद न करा दे। उसने यही बेहतर समझा कि ऊपर अपने कमरे में खिसक ले। दूर से बच्चों के नारों की आवाज़ आ रही थी। बड़े कमरे से गुजरते हुए उसने देखा कि नजमा फूफी अपने साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी कोई मोटी सी किताब पढ़ रही हैं। गर्मियों में बड़ी छत पर नजमा फूफी का डेरा जमता था, इसलिए वह अपने कमरे के पास वाली छोटी छत पर गुजारा कर लेती। इतनी काबिल नजमा फूफी का और उसका साथ कैसे हो सकता था। जुलूस करीब आ गया था। बच्चे बड़े जोर जोर से नारे लगा रहे थे, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, धोतिया राज नहीं होगा, चुटिया राज नहीं होगा। आलिया छत की मुंडेर से झुककर गली में झांकने लगी। 2 बड़े लड़के मशालें उठाए सबसे आगे थे। नहीं देखने दिया जालिम ने। छम्मी भागती हुई आई और आलिया के बराबर खड़े होकर नीचे गली में आधी लटक गई। हाय कैसा शानदार जुलूस है वो, आपके बड़े चचा ने मुझे दरवाजे से जुलूस नहीं देखने दिया, जलकर खाक हो गए हजरत। छम्मी जरा सड़क कर झांको, कहीं जुलूस के साथ तुम्हारी लाश भी न निकल जाए। आलिया ने छम्मी के लटके हुए धड़ को अपनी तरफ खींचा। हाय बजिया, मैंने मशालें कैसी अच्छी बनाई है ना। छम्मी ने प्रशंसा की दृष्टि से देखा। आज तो आपके बड़े चचा जलते जलते खत्म हो जाएंगे। छी कैसी बातें करती हो छम्मी, बस पता चल गया कि लीगी वीगी कुछ नहीं हो। बड़े चचा को जलाने के लिए यह स्वंग रचाया है। वाह, हूँ क्यों नहीं। वह शर्मिंदा सी हो गई और आलिया के गले में हाथ डालकर झूल गई। जुलूस गली के मोड़ पर गायब हो गया तो थकी थकी सी छम्मी आलिया के बिस्तर पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और आलिया खामोशी से टहलती रही। अब कितने सबको जलाने के लिए छम्मी बैठी रहेगी। आखिर तो एक दिन अपने घर चली ही जाएगी। जाने वह घर भी उसका अपना घर बनेगा कि नहीं, छम्मी को वहाँ मोहब्बत मिलेगी या नहीं, क्या वहाँ भी वह सबसे बदले चुकाने के तरीके ईजाद करके ज़िंदगी गुजारेगी। आलिया बिटिया और छम्मी बिटिया दोनों खाना खाने नीचे आ जाओ, करीमन बुआ की आवाज़ आई।